हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो लेकर आ चुके हैं हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके 31 जुलाई को 1 बजे के पेपर में आपको यही क्वेश्चन दिखने वाले हैं। इन क्वेश्चन को आपको एक बार रिवीजन अच्छे से करना है और कुछ भी नहीं करना है। इनको आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, जैसे ही आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिखेगा आपका आंसर तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम आपको पूरी करा देते हैं, जिससे आपका रिवीजन अच्छे ढंग से हो जाए। तो ये देखिए, पहला है मिलान कीजिए। इसमें क्वेश्चन है राष्ट्रीय नीति एनईपी 1968। तो इसका किससे मिलेगा? इंदिरा गांधी से। एनईपी 1986, तो इसका मिलेगा राजीव गांधी से। एनईपी संशोधित 1992, तो इसका मिलेगा आपका पीवी नरसिम्हा राव से। एनईपी 2020 ये मिलेगा नरेंद्र मोदी से। तो आपका इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। इसके बाद है राष्ट्रीय की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य दस्तावेज कब प्रस्तुत किया गया? तो ये कब प्रस्तुत किया गया था? 19 अगस्त को 1985 को पेश किया गया था। इसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 12 भागों में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो सतत मूल्यांकन परीक्षा प्रणाली सही नहीं है। इसके बाद है एनईपी 1986 में समाहित तत्व हैं। तो एनईपी 1986 में समाहित तत्व कौन से हैं? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और ECCEB दोनों शामिल हैं, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। इसके बाद है नवोदय विद्यालय की संकल्पना किस शिक्षा नीति की विशेषता है? तो किस शिक्षा नीति की विशेषता है? 2022 की है। किसकी है? 2022 की है। इसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा उच्च शिक्षा को गतिशीलता प्रदान करने हेतु प्रयास थे। तो ये किसके प्रयास थे? ग्रामीण विश्वविद्यालय। इसके बाद है DIET डाइट की स्थापना का प्रावधान किस शिक्षा नीति में किया गया? तो ये किस में किया गया था? एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में किया गया था। किस में किया गया? 1968 में किया गया था। इसके बाद है सामान्य शैक्षणिक ढांचा 10+2+3 की संस्तुति की गई। तो किस में की गई थी? एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में की गई थी। किसमें की गई थी? 1986 में की गई थी। इसके बाद है कंप्यूटर के ज्ञान की महत्ता को किसी शिक्षा नीति में सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था। किसमें किया गया था? एनईपी 1986 में किया गया। किसमें? एनईपी 1986 में किया गया था। उपाधियों को रोजगार से अलग करने की संस्तुति किस शिक्षा नीति का विषय थी? तो किसका थी? 1986 का, एनईपी 1986 का। इससे 1986 से 100% आपके एक या दो क्वेश्चंस बनेंगे, तो इन्हें आप अच्छे से एक बार देख लेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर पर बनाई गई थी? तो किस स्तर पर बनाई गई? प्राथमिक लेयर पर बनाई गई थी, यानी कि प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेयर पर बनाई गई थी। इसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सुझाव दिया गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या सुझाव दिया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी दिया गया था, नवोदय विद्यालय और स्वायत्त कॉलेजों की स्थापना। तो ये उपरोक्त सभी का सुझाव दिया गया था। इसके बाद है अनुशंसा करता है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों जैसे UGC, NCERT, NIEPA, AICTE आदि को मजबूत किया जाए ताकि वे शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली को आकार दे सकें। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, एनईपी 1986। इसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? राममूर्ति समिति 1990 के द्वारा की गई थी। इसके बाद है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? कब तक की गई थी? 2000 तक की गई थी। कब तक? 2000 तक। इसके बाद था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? 1990 तक की गई थी। एनईपी 1986 का लक्ष्य व उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना, शिक्षा का समान अवसर एवं भाषाओं का विकास। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद है त्रिभाषा सूत्र दिया गया। तो त्रिभाषा सूत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया था, एनईपी 1968 में। इसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 शिक्षा के क्षेत्र में कुल राष्ट्रीय आय का कम से कम कितने प्रतिशत निवेश करने पर जोर देती है?
तो यहाँ पर कितने प्रतिशत का 6.5, यहाँ पर 6 और 6 पॉइंट दोनों ही सही हैं। तो इसमें आप लोग जो ऑप्शन आपको दिख जाए वहाँ पर अगर 6.5 दिखता है तो आपको 6.5 करना है, और अगर 6 दिखता है तो आपको 6 करना है। आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन ही दिया जाएगा। इसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कौन सा बिंदु नहीं है। तो इसमें कौन सा बिंदु नहीं था? शिक्षा एवं जनसंख्या बिंदु नहीं था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे? कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन थे। इसके बाद है जनार्दन रेड्डी समिति का गठन कब किया गया? तो जनार्दन रेड्डी समिति का गठन 1991 में किया गया था, 1991 में किया गया था। इसके बाद था जनार्दन रेड्डी समिति ने कौन सा सुझाव नहीं दिया था? तो उसने सुझाव नहीं दिया था कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना को सुदृढ़ किया जाए। इसके बाद था जनार्दन रेड्डी समिति ने कितने कार्यकारी दल गठित किए थे? तो ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 22 किए थे। कितने किए थे? 22। इसके बाद था जनार्दन रेड्डी समिति में शामिल कार्यकारी दलों में नहीं है। तो क्या इसमें कार्यकारी दलों में क्या नहीं शामिल था? पाठ्यक्रम पुनर्निर्माण। इसके बाद है जनार्दन रेड्डी समिति का गठन क्यों किया गया? तो जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किया गया था 3 कारणों से किया गया था। शिक्षा और असमानता हेतु, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों तथा कार्यान्वयन पर विचार हेतु, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हेतु। तो उपरोक्त सभी के लिए जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किया गया था। इसके बाद है एन जनार्दन रेड्डी समिति की कार्यकारी दल की अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? चित्रा नायक थी। कौन थी? चित्रा नायक। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी, 1920 में हुई थी। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कितनी स्थायी समितियां हैं? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की कितनी स्थायी समितियां हैं? तो कितनी हैं? 4 हैं। कितनी हैं? 4 हैं। इसके बाद है गतिधारक स्कूलों की स्थापना कब की गई? तो गतिधारक स्कूलों की स्थापना 1986 की शिक्षा नीति के तहत की गई थी। शिक्षा नीति 1986 में। इसके बाद है किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद है जनार्दन रेड्डी समिति ने प्राथमिक व उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात क्या रखने की सिफारिश की थी? कितने की थी? 2:1 की थी। कितनी थी? 2:1 की थी। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए गणित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन थे। कौन थे? के कस्तूरी रंगन थे। इसके बाद किस वर्ष 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता बनाई जाएगी? तो 2030 बनाई जाएगी। कब बनाई जाएगी? कब तक बनाई जाएगी? 2030 तक। नई शिक्षा नीति 2020 कितने वर्षों बाद लागू हुई? नई शिक्षा नीति 2020 34 वर्षों बाद लागू हुई। कितने वर्षों बाद? 34 वर्षों बाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए प्रारूप समिति द्वारा वर्तमान शिक्षा प्रणाली के समक्ष निम्न में से कौन सी प्रमुख चुनौतियां को स्वीकार किया गया था? तो पहुंच, समानता और वहनीयता व जवाबदेही। तो ये सभी जो कारक थे वो शिक्षा प्रणाली के समक्ष कौन सी प्रमुख चुनौतियों का इन चुनौतियों का स्वीकार किया गया था? कौन सी चुनौतियां थी? समानता व गुणवत्ता, पहुंच और वहनीयता एवं जवाबदेही। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कितने भागों में विभाजित है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 4 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 भागों में सम्मिलित है। तो उन 4 भागों में क्या क्या सम्मिलित है? स्कूल शिक्षा सम्मिलित है, उच्च शिक्षा भी सम्मिलित है और केंद्रीय विचारणीय मुद्दे भी शामिल हैं। इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी शामिल हैं। इसके बाद है ड्रॉप आउट का संबंध है। तो ड्रॉप आउट का क्या मतलब होता है कि छात्र अपनी पढ़ाई पूरे किए बिना ही स्कूल छोड़ देता है। तो विविध परिस्थितियों में स्कूल छोड़ने वाले छात्र, कोई भी उसकी परिस्थिति हो सकती है जिसके कारण उसने स्कूल छोड़ा हो, तो उसे क्या कहते हैं? ड्रॉप आउट कहते हैं। इसके बाद है NEP 2020 के अनुसार शैक्षणिक ढांचा स्वीकार किया गया। 5 + 3 + 3 + 4 का स्वीकार किया गया था। इसके बाद है परख क्या है? तो परख क्या है? परख समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण, स्कूल बोर्डों को परामर्श देने वाली संस्था, स्टेट अचीवमेंट सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे,
का संचालन वाली संस्था, तो हो जाएगा इसमें आपका उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसके बाद है मेरू की भूमिका है, MERU की भूमिका है। इसकी भूमिका क्या है? यह एक बहुविषयक शिक्षा एवं शोध विद्यालय है। बिल्कुल सही है। NEP 2020 में समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा की ओर कदम, तो उपरोक्त एवं भी दोनों हो जाएगा। इसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समाहित तत्व हैं शैक्षिक स्कूली ढांचा 5+3+4, राष्ट्रीय मूल्यांकन NEC की स्थापना, उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन और उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उपरोक्त सभी जो तथ्य हैं वो समाहित हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के गुण हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 के क्या क्या गुण हैं? GDP का 6% शिक्षा, राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन NP की स्थापना, डिग्री कार्यक्रम के अनुसार 1 वर्ष में प्रमाण पत्र, 2 वर्ष में डिप्लोमा व 4 वर्ष में शोध सहित उपाधि की व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का पहले एक क्वेश्चन आया था GDP का 6% शिक्षा पर व्यय करना, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर भी 6% दिया गया, तो आप लोग पेपर में क्या करेंगे? 6% ही करेंगे। अगर आपको 6 पॉइंट दोनों दिए जाते हैं तो आपको 6% ही करना है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 6% ही दिया है। इसके बाद है NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है? प्राथमिक कक्षा में एक देखभाल करने वाले बच्चे की शिक्षा, बाल शिक्षा की प्राथमिक कक्षा, बाल्यावस्था की देखभाल के लिए शैक्षिक शर्तें, बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। तो ECC का फुल फॉर्म है बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। इसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस बात पर बल देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस बात पर बल देती है? लचीले बहुस्तरीय गति पर आधारित अधिगम पर बल देती है। इसके बाद है NEP 2020 के अनुसार छात्रों के मूल्यांकन में किन किन किस्मों की विशिष्टता को शामिल किया जाना चाहिए? तो इसमें क्या क्या शामिल किया जाना चाहिए? संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक और भावात्मक तीनों पक्ष शामिल करने चाहिए। इसके बाद है NEP 2020 के तहत एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद NEP 2020 किसकी सिफारिश करती है? तो NEP 2020 बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। नई शिक्षा नीति कितने स्तंभों पर आधारित है? तो नई शिक्षा नीति 5 स्तंभों पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्तंभों पर आधारित है। नई शिक्षा नीति के अनुसार अधिगम ... होना चाहिए। तो अधिगम कैसा होना चाहिए? प्रयोगात्मक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। इसके बाद है नई शिक्षा नीति 2020 किस बात पर बल देती है? तो नई शिक्षा नीति 2020 वैचारिक समझ पर बल देती है। किस पर देती है? वैचारिक समझ पर बल देती है। इसके बाद नेक्स्ट है मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है? तो 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड। NEP 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो विद्यालय की पठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पठचर्या के लचीलापन में वृद्धि, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो उपरोक्त सभी जो है NEP 2020 का प्रस्तावित करती हैं। इसके बाद है नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी? इसे कब मंजूरी मिली थी? 29 जुलाई 2020 को मिली थी। कब मिली थी? 29 जुलाई 2020 को। NEP 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? इसे खत्म कर दिया गया, अंग्रेजी को खत्म कर दिया, यानी कि इंग्लिश को खत्म कर दिया गया है। NEP 2020 की संस्तुति उपरांत प्रथम शिक्षा मंत्री कौन होंगे? तो कौन होंगे? रमेश पोखरियाल निशंक। कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। NEP 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? तो वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किया जाएंगे? कक्षा 6 से शुरू किए जाएंगे। इसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया था? तो स्कूली शिक्षा को 3 स्तर पर बांटा गया। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर बांटा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है? तो कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है? 50% बढ़ाया। कितना? 50% बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलर्स आयोग ने 21वीं शताब्दी के लिए किसे आवश्यक बताया है? तो किसे आवश्यक बताया है? बुनियादी शिक्षा के विस्तार को, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था को। तो A और B दोनों को बताया है। इसके बाद है डेलर्स आयोग ने किस सिद्धांत पर बल दिया? तो
डेलर्स आयोग ने उपरोक्त सभी सिद्धांतों पर बल दिया। जो सिद्धांत थे, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन पर्यंत शिक्षा पाने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को व्यापक बनाया जाना चाहिए। बालक को शिक्षा की विभिन्न सुविधाओं में चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी में यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा की योजना के प्रारूप को खोजने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। गठन किस संस्था ने किया था? तो किसने किया था? यूनेस्को ने किया था। किसने किया था? यूनेस्को ने किया था। इसके बाद है डेलर्स आयोग की रिपोर्ट अधिगम अंतर्निहित ज्ञान का भंडार किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1996 में प्रकाशित, 1996 में प्रकाशित हुई थी। डेलर्स आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है, तो डेलर्स आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? अधिगम अंतर्निहित ज्ञान का भंडार, सीखना, अतिरिक्त खजाना। तो ये और भी दोनों थे, रिपोर्ट का शीर्षक थे। किस प्रतिवेदन में शिक्षा को समाज की धड़कन कहा गया है? तो किस प्रतिवेदन में कहा गया है? डेलर्स कमीशन रिपोर्ट में ये कहा गया है कि शिक्षा को समाज की धड़कन कहा गया है। किस रिपोर्ट में? डेलर्स कमीशन रिपोर्ट में कहा गया है। इसके बाद क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार संबंधित उपबंध उपस्थित है मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य अनुसूची में। तो उपरोक्त सभी में शिक्षा का अधिकार उपबंध संबंधित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम विधेयक राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया था? तो कब किया था? 26 अगस्त 2009 में किया था। कब किया था? 26 अगस्त 2009 में किया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब संपूर्ण देश में लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषता है। तो इसकी विशेषताएं क्या थी? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, माता पिता और अभिभावकों का उत्तरदायित्व है, शिक्षक के कर्तव्य हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी भी काम में लगाने की प्रतिबंधित किया गया है? 14 वर्ष तक की। कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक। बाल श्रम निषेध नियम अधिनियम 1986 को कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा अधिनियमित किया गया। तो कब किया गया था? 30 जुलाई 2016 को किया गया था। भारत में बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में बाल श्रम का प्रमुख कारण है उच्च जनसंख्या, गरीबी, निरक्षरता। उपरोक्त सभी है। तो सभी कारक हैं वो बाल श्रम के लिए उत्तरदायी हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषता है, रोकने व निष्कासन का निषेध है, शारीरिक दंड व मानसिक प्रताड़ना का निषेध है, मान्यता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। 2009 की शिक्षा का अधिकार अधिनियम की विशेषताएं हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना। कथन की सत्यता की जांच करना है, आपको 4 दिए गए हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल ए सत्य है। इसके बाद है शिक्षा का अधिकार अधिनियम से संबंधित तथ्य हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम से संबंधित तत्व हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 45, 21A और संविधान संशोधन 86वां है। तो उपरोक्त सभी हो जाए। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसके बाद है RTE एक्ट 2000, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सुमेलित है। शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए 1:30, यानी कि एक शिक्षक के साथ 30 बच्चे होने चाहिए। प्रतिवर्ष कार्य दिवस न्यूनतम, प्रतिवर्ष शिक्षण घंटे न्यूनतम 1800। एक टीचर को प्रतिवर्ष पढ़ाना है 800 घंटे। उपरोक्त सभी हो जाए। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 लागू करने का उद्देश्य क्या था? छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। के बाद है RTE एक्ट 2009 के, तो यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। तो ये इसका गलत हो जाएगा। सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित इसमें क्या नहीं है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद धारा 35(1) में नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका सही, और ये सभी आपके जो सुमेलित हैं वो सभी सही सुमेलित हैं। RTE एक्ट 2009 में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान नहीं है। तो कक्षा कक्ष में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। तो ये प्रतिबंध नहीं है 2009 के एक्ट में अध्यापकों के संबंधित। RTE
2009 के तहत सत्य कथन है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कथन सत्य हैं? कक्षा 8 तक के किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के बच्चों के घर से 1 किलोमीटर की परिधि में उपलब्धता। उच्च प्राथमिक शिक्षा 6 से 8 के बच्चों को घर से 3 किलोमीटर की परिधि में शिक्षा की उपलब्धि होगी। तो उपरोक्त तीनों हैं। इसके बाद है आरटी एक्ट 2009 के तहत अध्यापकों से कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा सकते हैं? आपदा राहत, जनगणना, चुनाव संबंधी उपरोक्त सभी कराए जा सकते हैं। इसके बाद आरटीई एक्ट में प्रावधान नहीं किया गया था। तो आरटीई एक्ट में क्या प्रावधान नहीं किया गया था? बच्चों को शारीरिक दंड देने का। क्या नहीं किया गया था? बच्चों को शारीरिक दंड देने का। शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया? तो शिक्षा को मूल अधिकार 2002 में घोषित किया गया। कब किया गया? 2002 में किया गया। निम्न में से कौन सा कथन एक्ट 2009 की कमी को दर्शाता है? तो एक समान पाठ्यक्रम पूरे देश में लागू नहीं। पूरे विद्यालय शिक्षा के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, केवल चर्चा हुई। निजी विद्यालयों पर लागू नहीं हुआ। तो उपरोक्त सभी जो थे की कमी को दर्शाते हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व है। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों का है। किसका? केंद्र और राज्य सरकार दोनों का है। आरटीई 2009 में पहली बार संशोधन कब हुआ? तो आरटीई 2009 में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 2012 में हुआ था। कब हुआ था? 2012 में हुआ था। आरटीई 2009 में प्रथम संशोधन संबंधित तथ्य है। तो प्रथम संशोधन संबंधी तथ्य क्या? अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं, मदरसा, बौद्धिक पाठशाला को आरटीई के दायरे में बाहर रखना, सभी तरह के अशक्त बच्चों, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी आदि को सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को स्कूल प्रबंधन समिति के दायरे से बाहर रखना, उपरोक्त सभी थे। इसके बाद है मिलान कीजिए। आपको मिलान करना था। आरटी एक्ट के प्रावधान, धारा, अनुसूची। माता पिता संरक्षक के दायित्व तो हो जाएगा धारा 10 या अनुसूची 10। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तो हो जाएगा 9। और शैक्षिककरण निर्धारण तो हो जाएगा पहला। तो ऑप्शन इसमें आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य कथन है। समिति में कम से कम 3/4 75% सदस्य माता पिता संरक्षक होंगे, 50% महिला होगी। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। आरटी एक्ट के प्रावधान कहाँ लागू नहीं होते हैं? तो कहाँ नहीं लागू होते? मदरसे में, बौद्धिक पाठशालाओं में, धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में। तो उपरोक्त सभी में आरटी एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसके बाद आरटीई 2009 में द्वितीय संशोधन किस वर्ष किया गया? तो आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009 में 2019 में द्वितीय संशोधन किया गया था। आरटी एक्ट 2009 में उल्लेखित प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्रेरित है। कक्षा 1 से 8 कि निजी विद्यालयों की मान्यता प्राप्त संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद या धारा में बताया गया है? इसमें बताया गया धारा 18 में बताया गया है। आरटी एक्ट 2009 में उल्लेखित समुचित सरकार से अभिप्रेत है। तो अभिप्रेत क्या है? प्रशासक द्वारा नियंत्रित महाविद्यालय, राज्य सरकार संचालित विद्यालय, संघ राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित विद्यालय, उपरोक्त सभी हो जाएगा। संविधान के किन अनुच्छेदों के अधीन रहते हुए बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए? अनुच्छेद 29वां 30 के तहत। आरटी एक्ट 2009 में उल्लिखित स्थानीय प्राधिकार का आशय है। इसका आशय क्या है? नगर निगम, जिला परिषद, ग्राम पंचायत सभी से आशय है। कितने छात्र पर 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक का मान निर्धारित किया गया है? 150 से अधिक पर। कितने पर? 150 से अधिक पर। शिक्षक छात्र अनुपात 1 से 5 तक के बारे में सही कथन है। तो 60 बालकों पर 2 अध्यापक, 61 से 90 बालकों पर 3 अध्यापक, 200 से अधिक बालकों प्रधानाध्यापक को छोड़कर 1 अनुपात 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आरटीई 2009 का सही और पूरा नाम है। तो इसका पूरा नाम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियमित किया गया। तो कब किसके द्वारा किया गया था? विधानसभा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विधानसभा द्वारा। इसके बाद आरटीई 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो 7 अध्याय 38 धाराएं हैं। भारत आरटीई एक्ट लागू करने वाला कौन सा देश बना? तो भारत आरटीई लागू करने वाला 135वां देश बना। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में 1 से 5 वर्ष में कार्य दिवसों की व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। आरटीई एक्ट
2009 द्वारा गरीब बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई थीं? तो कितने प्रतिशत की गई थी? 25% सीटें आरक्षित की गई थी। कितनी? 25% आरक्षित की गई थी। RMSA का पूरा नाम है, तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। नई शैक्षिक संरचना 5+3+3 4 में माध्यमिक शिक्षा का अंक है। माध्यमिक शिक्षा अंक 4 है। माध्यमिक शिक्षा में सुधार, संवर्धन व विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा किस आयोग का गठन 1952 में किया गया था? मुदालियर आयोग का किया गया था। माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित अभियान है, तो कौन सा है? RMSA है। कौन सा है? RMSA है। RMSA संबंधित तथ्य है, तो RMSA संबंधित तथ्य है, बालकों के घर से 5 किलोमीटर की परिधि में एक माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए, तो ये इसके तथ्य सम्मिलित है। RMSA का लक्ष्य है, तो RMSA का क्या लक्ष्य है? माध्यमिक शिक्षा की प्रत्येक बालक पर पहुंच, समता व समानता की स्थापना, माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। तो उपरोक्त सभी जो हैं आपके इसमें शामिल हैं। इसके बाद है माध्यमिक शिक्षा के सशक्तिकरण से संबंधित कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही हैं? तो NCERT, NIOS, NCT, NUEP और SCERT और SIOS, उपरोक्त सभी जो संस्थाएं हैं वो क्या किस लिए कार्य कर रही हैं? माध्यमिक शिक्षा के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में RMSA की वित्त व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी निर्धारित की गई थी। कितनी की गई थी? आधी आधी की गई थी। 50-50% की निर्धारित की गई थी। RMSA द्वारा शिक्षक छात्र का अनुपात है, तो शिक्षक छात्र का अनुपात कितना है? 1:3, यानी कि 3 स्टूडेंट पर 1 छात्र होगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा किए जा रहे कार्य हैं, तो ब्रिज कोर्स एवं वैकल्पिक शिक्षा, मुक्त विद्यालय जाल बनाना, परीक्षा प्रणाली की पुनर्रचना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बच्चों की लक्षित आयु वर्ग है, तो कितनी है? 14 से 18 वर्ष है। RMSA रमसा में माध्यमिक स्तर पर अध्यापक की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए NCERT, NUEP आदि के सहयोग से अनेक कदम उठाए गए। इनमें से हैं स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम। स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम रमसा का अध्यक्ष होता है, तो रमसा का अध्यक्ष होता है मानव संसाधन विकास मंत्री। कौन है? मानव संसाधन विकास मंत्री। मॉडल स्कूल योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय स्थान प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 75.25% है। कितना है? 75.25% है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में की गई थी। कब की गई थी? 1985 में की गई थी। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? तो उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुंच सन 2017 तक। अब तक सन 2017 तक। केंद्र प्रायोजित योजना ICT को RMSA कब मिला दिया गया था? कब मिला दिया गया था? 2013 में मिला दिया गया। कब मिला दिया गया? RMSA को ICT में 2013 में मिला दिया गया। तो ई पाठशाला की सुविधा कब शुरू हुई? तो ई पाठशाला की सुविधा 2015 में शुरू हुई। कब हुई? 2015 में शुरू हुई। RMSA योजना किसके प्रधानमंत्रित्व काल में लागू हुई? तो किसमें लागू हुई थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह में लागू हुई थी। किसमें हुई थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह में। इसके बाद राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाया था, तो किसने करवाया था? NCERT ने करवाया था। किसने करवाया था? NCERT ने करवाया था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का नारा है, तो क्या है? पढ़े चलो बढ़े चलो। क्या नारा है? पढ़े चलो बढ़े चलो। के बाद सारा दर्पण क्या है? तो सारा दर्पण MHRD द्वारा स्थापित पोर्टल और 5 जून 2005 को स्थापित। तो ये है आपका A और B दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A और B दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आपको एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है और इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। इससे आपके 10 से 15 क्वेश्चन आप इसी टॉपिक से फंस जाएंगे। जितने हमने क्वेश्चंस आपको कराए हैं, आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन दिखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।